अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पिछले हफ्ते आपसे सेनेट इलेक्शन के मामलात पर बात हुई तो आपने कहा कि एक फार्मूला तय पा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ हो जाएगा, और ऐसे ही लगा जैसे कहीं कोई तकरार या कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई सियासी इख्तिलाफ है ही नहीं। ऐसी भाईचारे और हम आहंगी की फ़िज़ा हमें सेनेट इलेक्शन में दिखाई दी और बगलगीर हुए बहुत से मुखालिफिन एक दूसरे के साथ। तो यूँ लगा कि और भी बहुत से मामलात पर अगर ये मिलकर बैठे तो बात हो सकती है। ऐसे में जब वो सेनेट इलेक्शन गुजर गया तो हमने देखा अदालतें मुस्तैद हो गई, अदालतों की जानिब से 9 मई केसेस की सजाएं सुना दी गई 10-10 साल। लेकिन उसमें भी एक और अचंभे की बात ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाइज्जत बरी हो गई, और बात है कि वो रिहा नहीं हुए, उन पर और भी बहुत से केसेस हैं। उसके बारे में भी कयासराइयां की जा रही हैं कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या होगा। लेकिन मीनवाइल सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शल है वो ये कि केपी हुकूमत टेररिज्म के ऊपर एक एपीसी बुलाती है, तो वही जमातें जो सेनेट इलेक्शन में मिलकर एक दूसरे के साथ चली वो उसका बॉयकॉट कर देती हैं। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं कि जैसे इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, या कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर्स सेनेट इलेक्शन में इन हो गए जो इससे पहले स्क्रीन से गायब थे, मंजर आम से गायब थे। हमाद अजहर साहब भी अपने वालिद साहब की राहलत के बाद हमें सामने दिखाई दिए, लेकिन मुराद सईद साहब सेनेट इलेक्शंस में अपनी जगह बना गए। मुराद सईद साहब जो नाकाबिले कबूल हैं, जो मफरूर करार दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया कि वो रियासत के खिलाफ साजिश में शरीक रहे हैं मुबैना तौर पर। अब आपसे हमने जानना है कि ये जो भी हुआ सेनेट इलेक्शन को लेकर, और उसके बाद ये जो सजाएं सुनाई गई, 5 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिन 16 दिन की दूरी पर है, और तब तक तहरीक ने पीक करना है, लेकिन अभी तक तो उसका आगाज़ ही नहीं हो सका। तो ये सारे मामलात आगे कैसे चलेंगे? सेनेट इलेक्शन इमरान खान साहब की रजामंदी से इतने खुश असलूबी से हुआ, ये सारा है क्या गेम? गेम आसान है अगर आप मोटी बात देखें। अगर आप बारीकियों की तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इनकी सारी कोशिश ये है कि आप बारीकियों में जाएं। कितनी सीटें हैं, कौन ले गया, क्या हुआ, कौन बैठ गया, किसको खड़ा किया, किसकी लिस्ट थी, वो लिस्ट हुई या नहीं हुई। ये सारी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। इस चीज के अंदर 2-3 चीजें हैं जिसकी अहमियत है। पहली बात तो ये है, और ये बहुत अहम बात है, कि पीटीआई के पास 8 सीटों के वोट्स थे और उन्होंने 6 ली, 2 दे दी। ये हो नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो अपनी 2 सीटें जो है अपने हाथ में नहीं है उसके, और वो जाने दे उनको जी। तो ये जो 2 सीटें दी हैं उन्होंने, 6-5 हुआ ना ये जी। तो ये 8-3 होना था, अब रह गया। तो इसके साथ हुआ ये कि जो सेनेट के अंदर जो गिनती की जा रही है, वहां गवर्नमेंट और उसके जो साथी हैं छोटे मोटे सारे मिला जुला के, एक्सक्लूडिंग मौलाना फजल जो कि उनके साथी नहीं है मगर साथ चलते हैं, उनके पास अब 60 सीटें हो गई, 4 उनको और चाहिए, और वो मौलाना के पास है। तो अब मौलाना को जब वो साथ ले लेंगे तो उनके पास 64 सीटें हो जाएंगी उनके पास, फिर वो 2/3 मेजोरिटी वाली बात जो है वो उनको मिल जाएगी। नेशनल असेंबली में उनके पास ऑलरेडी 2/3 हो चुकी है जी, रिजर्व सीट्स के बाद। तो अब ये है कि ये सवाल ये पूछना चाहिए कि ये पीटीआई ने क्यों उनको ये 2 क्रिटिकल सीटें थी जाने दी, ये जाने दी हैं। तो जिसके साथ आप वो सिर्फ मौलाना के साथ बैठेंगे और मुकबका कर लेंगे जैसे वो हमेशा करते हैं, हमेशा। ये गवर्नमेंट बेसिकली अब एक पोजीशन में आ गई है आफ्टर दिस सब कुछ, कि उनको 2/3 जब चाहिए होगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अब उनको मिल जाएगा। ऑल दे नीड इज मौलाना। आपको पता है कि जब 26th अमेंडमेंट हुआ उस वक्त भी मौलाना वॉज द बेसिक इशू, उनको मिल गया था उस वक्त। तो अब बात यह है कि दिस इज वेरी क्रिटिकल कि जी ये कैसे पीटीआई की लीडरशिप जो भी है इस वक्त उन्होंने ये होने दिया। एक बात इसके ऊपर जवाब मिलना चाहिए हमें। अगला सवाल आपका आया कि क्या ये इमरान खान की रजामंदी से हुआ है या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गेम चलती है ना कि फलानी चीज इमरान की रजामंदी से नहीं हुई, फलानी लिस्ट जो है वो इमरान की रजामंदी से नहीं हुई, कुछ भी नहीं होता इमरान की रजामंदी के बगैर। ये मैं आपको बता दूं, सब कुछ इमरान खान की रजामंदी से होता है। जो चीज नहीं होती वो उसको जब पता चलती है तो उसको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे हैं गड्ढापुर जैसे जो थोड़ी बहुत अपनी गेम भी खेलते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आज अगर इमरान खान चाहे तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ है इसको मुस्तरद करके कहे गड्ढापुर की छुट्टी कराओ, फलाने को मैं नॉमिनेट करता हूं, तो गड्ढापुर नहीं खड़ा हो सकता। ये पार्टी ऐसी है, अगर आज इमरान कहे गड्ढापुर आउट
जो नए दिन, तो ऐसे ही होगा। तो क्यों नहीं होता ऐसे? तो ये अगर आप सवाल पूछते हैं मुझे कि क्या इमरान खान को उसकी रजामंदी से हुआ है या नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं पूछना चाहिए कि उसकी रजामंदी से हुआ कि नहीं, ये देखना चाहिए कि हुआ क्या है और उसके साथ क्या असर पड़ेगा आगे जाके। अच्छा। अब बात यह है कि अगर रजामंदी से नहीं हुआ तो वो एक्शन ले ना। क्या एक्शन लेगा वो? कोई एक्शन नहीं लिया उसने। हो गया सब कुछ कि उसने गड्ढापुर को नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, मगर आपको सबको पता है कि इस वक्त एक कश्मकश चल रही है पार्टी के अंदर कि अलीमा जो है वो गड्ढापुर के खिलाफ है, वो एक ग्रुप बना हुआ है। गड्ढापुर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो पीटीआई को भी साथ लेके चलता है और उधर के एस्टेब्लिशमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अगर वो ना चले तो उड़ जाएगा वो। तो एक तरफ तो वो उधर से खतरा है फ्रॉम विद इन द पार्टी, दूसरी तरफ खतरा है फ्रॉम द अदर साइड। तो वो दोनों को खेलता है और सरवाइव करता है। ठीक पब्लिक के अंदर गरजता है, प्राइवेट के अंदर जाके लेट जाता है। और इमरान खान को जब मिलता है तो वहां लंबी चौड़ी बात करता है और बताता है कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये है, सो ऑन सो। और इमरान को भी ये पता है कि केपी की जो जैसी हुकूमत गंडापुर के अलावा कोई उसको संभाल नहीं सकता। आज गंडापुर हट जाए, कोई और आ जाएगा तो ये गवर्नमेंट इनको खा जाएगी। गंडापुर तकड़ा आदमी है, गंडापुर दिलेर आदमी है और चालाक आदमी है, दोनों सब कुछ उसके अंदर है, इसीलिए वो गेम्स खेलता है। तो अब इमरान की रजामंदी थी या नहीं थी, जो निचोड़ निकला ये कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक पोजीशन में आ जाएगी कि वो 2/3 मेजोरिटी के लिए अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी बड़ी बातें हो रही है, काफी अरसे से बातें हो रही है कि गवर्नमेंट बड़ी कीन है कि वो 27th अमेंडमेंट लेके आए। अब वो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर भी बात हो सकती है इफ यू आर इंटरेस्टेड कि गवर्नमेंट के क्या इंटरेस्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड एंड पीटीआई हैज कंसीडेड। गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड और पीटीआई हैज कंसीडेड। अब आइए, सवाल तो वही बनता है ना जो आप यकीनी तौर पे पूछेंगी कि अब आगे क्या होने जा रहा है। मैं असल में सजाओं के हवाले से भी जानना चाह रही थी कि वो अंडरस्टैंडिंग का जो इंप्रेशन आया था वो जायल हो गया इन सजाओं के बाद, और अभी भी जो रहते हैं 8 अगस्त से पहले पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतने अरसे में मुकम्मल करें ट्रायल, उन रहनुमाओं को भी सजाएं हो जाएंगी जो अभी बाकी रहते हैं, जिन्होंने लीड करना है 5 अगस्त को। तो क्या मुस्तकबिल है तहरीक का? देखिए, मैं हमेशा अपने तजिए में ये कहता हूं कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो टॉक फाइट होता है। ये सिर्फ रियासतों के दरमियान नहीं, या पार्टीज के अंदर भी, कि अपनी पोजीशन कोई नहीं छोड़ता और निगोशिएट करता है और आहिस्ता आहिस्ता कंसेशन दी जाती है, और जब तक मुकमुका हो ना जाए उस वक्त तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जाती। अब इनकी पोजीशन ये है कि हम एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट कहती है आप करके तो देखे, हम होने नहीं देंगे। कानून के तौर पे रोक नहीं सकते इनको, तो किस तरीके से रोक सकते हैं? उसी कानून को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके गिरफ्तारियां करें, लोगों को उठा के ले जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से उनकी तैयारी को पानी फेंक रही है उसके ऊपर। लोगों को सजाएं हो रही है, अब आगे जाके गिरफ्तारियां भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये चलता है, जब नेगोशिएशंस हो रहे हों तो ये चलता है, कोई खुली छुट्टी नहीं दी जाती किसी को। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ये गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी और अब कुछ सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सबको पता है कि अगर नेगोशिएशंस पीछे चल भी रही हैं, जो चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये जो फैसले आए हैं ये इतने खोखले हैं कि ये एक हियरिंग नहीं है हाई कोर्ट के अंदर, जब ये चैलेंज होंगे, जो कि होंगे, तो मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का कि सजा हो जाए, क्योंकि काफी अरसे से लोग जेलों में है, सजाएं भी नहीं हो रही और बेलें भी नहीं दी जा रही, और ये एक शोर पड़ा हुआ था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आगे भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कह सकेगी कि जी वो तो सजाएं हो गई, अब उनके पास अपील है, वो अपील में जाएंगे, फिर देखा जाएगा, वहां भी हमारी अदालतें हैं। तो ये जो फैसला है ना कि इंस्टेड ऑफ ये रोना धोना, बेल नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, पोस्टपोन हो रहा है, इतने केसेस हैं, सुना नहीं जाता, मुलाकातें नहीं करा रहे, इस चीज को खत्म किया जाए, सजाएं दी जाए और खत्म किया जाए। उसके बाद ये जाए हाई कोर्ट, जब हमें डील करनी होगी तो हाई कोर्ट से भी फैसले आ जाएंगे फौरन। तो आई थिंक इसमें मैं ये समझता हूँ, दिस इज जस्ट टू टेल दी पीटीआई कि अगर आप टॉक फाइट कर रहे हैं, एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं पीछे, दूसरी तरफ आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और आप कभी इधर जाते हैं, कभी, तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। तो ये चलता है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसके साथ कोई एजेंडा खराब नहीं हुआ। जो बिहाइंड द सीन्स जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की कोशिश की जा रही है, वो एफर्ट्स जारी रहेंगे।
अच्छा, बिहाइंड द सीन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है वो दो नई और अहम बातें कहता है। वो ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि मेरी सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। मर्जी के बंदों में हमने तवातर से बैरिस्टर सैफ को मिलते देखा है। फिर वो साथ ही ये भी कह गए कि फिलहाल मुझे इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इन दोनों बातों का क्या मतलब निकाला जाए सेठी साहब? मर्जी के बंदे कौन और मोमेंटम क्या? देखिए, मैंने आपको पता याद है, आपको मैंने कहा था कि अगर खान साहब खुद ही लिस्ट दे दिया करे किसको मिलना है तो गवर्नमेंट नहीं उसको रोक सकती, क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो मतलब है खान साहब करते क्यों नहीं है? ये क्यों कहते हैं कि जिन लोगों को मैं मिलना चाहता हूं मुझे मिलने नहीं दे रहे? कहे ना, नाम लें कि मैं फलाने को मिलना चाहता हूं, नाम नहीं लेते। और नाम ले ना कि फलाने को मैं नहीं मिलना चाहता था तो मुझे क्यों उसको भेजा। और अगर किसी को नहीं मिलना चाहते और वो आ जाता है तो क्यों मिलते हैं उसको? ये सब ड्रामा है। जो लोग मिलते हैं ना, वो उनमें से आधे वो होते हैं जो जिनको ये पैगाम देते हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, और आधे वो होते हैं जो पैगाम लेके आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा मगर नाम सबको पता ही है कौन पैगाम लेके आता है और कौन जो है पैगाम लेके जाता है। ओके, दिस इज द वे इट ऑपरेट्स। और खान साहब इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उन्हें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए ना उधर, और अपने लोगों के साथ भी लाइन चाहिए। तो वो आने देते हैं जो आ रहा है अपने खबरें लेके, जो आके कहता है जी मेरी वहां बात हुई है, वो ये कह रहे हैं। खान आगे से कहता है नहीं मगर ऐसे तो नहीं, ऐसे। ये सब चीजें चलती हैं, इसीलिए कुछ लोग फौरन उनको इजाजत मिल जाती है जाने की। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं, हलीमा रोती रह जाती है मगर काम चल रहा है। लेकिन चाहे तो खान साहब इनकार भी कर सकते हैं ना मिलने से, मर्जी के बंदों से ना कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते ये सवाल। लेट्स नॉट हम ज्यादा इनोसेंट होने की कोशिश ना करें। अच्छा, थोड़ी सी हकीकत को पहचाने। और ये जो सारे तबसरे होते हैं ये सब नाइदर है नो देयर। अंदर जड़ी गेम होती है और फर्क होती है। तो अंदर वाली गेम में शाह साहब की बरियत क्या बता रही है? शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीख ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब वो इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन किया था तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ज्वाइन किया। उस वक्त ये भी था कि ये नून लीग को ज्वाइन करने वाले थे। नवाज शरीफ साहब को वादा करके आए थे कि मैं आ रहा हूँ, और रातों रात वादा चेंज कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उधर नहीं जाना, इधर आओ, बस इन्होंने ले आ रहे हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब इज द ऑल्टरनेटिव। प्रॉब्लम यह है कि शाह महमूद साहब की अब पीटीआई के अंदर कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं रही। पीटीआई जो है वो शाह महमूद को एज ए लीडर नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए अब शाह महमूद को रखना भी है और उनकी वो खास यूजफुलनेस भी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं ताकि शाह महमूद गेम में रहे, नहीं तो आउट ही ना हो जाए बिल्कुल। किसी न किसी स्टेज पे शाह महमूद की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए उसको गेम में रखना चाह रहे हैं और उसको ये भी इशारा दे रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे खिलाफ नहीं है मगर मजबूरी है, सबको अंदर रखा हुआ है तो तुम्हें भी रखना पड़ा। तो इसको थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं। बाकी केसेस हैं वो चलेंगे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से, आपने देखा शाह महमूद ने वो खत भी लिखवाया था कि बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो बाकी लोगों को भी साथ ले लिया था। मगर एस्टैब्लिशमेंट को पता है वो हार्ड लाइनर्स है और उन्हें पता है शाह महमूद इज नॉट अ हार्ड लाइनर। तो उन्होंने शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे दी है। सिग्नल भी चला गया बाकियों को कि यार तुम भी थोड़े से हार्ड लाइन से हटो तो तुम्हारे साथ भी कुछ थोड़ी बहुत नरमी हो सकती है। मगर वो बाकी तो हार्ड लाइनर्स हैं। अब मैं बात नाम लेने की क्या जरूरत है, कौन हार्ड लाइनर है कौन नहीं, वो जो रह गए हैं वो हार्ड लाइनर्स ही है ना। तो इसलिए आई थिंक शाह महमूद की जो थोड़ी बहुत उनको जो सहूलत मिली है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। मतलब है उसकी वो आगे जाके गेम का पता चलेगा। अभी तक तो वो गेम में नहीं आ रहे हैं अभी तक तो। और गंडापुर आने भी नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। गंडापुर किसी और को आगे नहीं आने देगा, अलीमा को भी नहीं आने देगा, सलमान राजा को भी आगे नहीं आने देगा, किसी को आगे आने नहीं देगा। गंडापुर अपने आप को समझता है कि वो जानशीन है इमरान खान का और वो गेम खेल रहा है लॉन्ग, वो शॉर्ट गेम नहीं खेल रहा। वो अपनी कुर्सी को बरकरार रखेगा और वो इसी किस्म की गेम खेलेगा कि कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी एक बात तकड़ी करेगा दूसरी बात कमजोर करेगा एंड सो ऑन एंड सो। और वो रहेगा एज चीफ मिनिस्टर। उसको हटाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाता जा रहा है। उसे नजर आ रहा है कि पता नहीं शायद खान
का कोई हैसियत बनती भी है किसी जगह जाके, खान रहता भी है नहीं रहता क्या होगा, तो वो अपनी एक पार्टी बना रहा है विद इन द पीटीआई। और कल को अगर खुदा न खास्ता खान साहब जो इधर उधर हो जाते हैं और पीटीआई जो है वो टूटने को आती है, तो लार्ज चंक जो है केपी जो है वो ले जाएगा गड्ढापुर। वो अपनी बना रहा है वहां केपी के अंदर अपना बेस। और ऐसे में वो ताउन भी कर रहे हैं, भरपूर ताउन से वो काम जो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ना था घी, वो सीधी उंगलियों से आराम से निकाल के हवाले कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है जो ताउन किया गया सेठी साहब, उसके एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ प्रोमिसेस भी किए गए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि अभी आज जो चीज़ चाहिए जिसको चाहिए उसके एवज उसे मतलब कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बात हुई होगी। आपने कहा खान साहब इधर उधर हो सकते हैं, कुछ ऐसी खबरें भी हवा में हैं कि जेल चेंज हो सकती है, मकाम चेंज हो सकता है। उसकी वजह क्या होगी? उनके साहबजादे भी अमेरिका के विजिट पर हैं, वहाँ रिचर्ड ग्रिनेल से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, वो वहाँ मीटिंग्स और भी कर रहे हैं और पाकिस्तान उन्होंने आना है, तो क्या सूरत बनेगी? ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं डॉट्स? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने पहले भी इशारा किया था, फिर वक्त आ गया इशारा करने का, और इशारे से ज्यादा नहीं कर सकता थी तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। पीटीआई कामयाब हो गई है इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने में। ये वी हैव टू एडमिट दिस, राइट। पीटीआई इंटरनेशनल पीटीआई ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी भागदौड़ की है, बड़े पैसे लगाए हैं और कुछ कामयाब हो गए हैं टू क्रिएटिंग दिस एज ए ह्यूमन राइट्स इशू ऑफ अ पॉपुलर लीडर। अब कोई भी हर जगह पे लोग इनकी बात सुन तो लेते हैं, अमेरिका में भी यूके में भी, मगर क्योंकि उनके मफाद हैं तो वो ज्यादा आगे नहीं बात बढ़ाते। मगर पहले आपने देखा था कितने लोग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में या कांग्रेस में खान के हक में बोल रहे थे जी। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा था और ऐसे लगता था जैसे कल इमरान खान की रिहाई है। मुझे अभी तक याद है इमरान खान की रिहाई के बारे में लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अगले 15 दिन में हो रही है, 7 दिन में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ रहा है, बिल्कुल बड़े बड़े सीनियर एनालिस्ट ने ये बातें करी और सब, और जी अभी फोन आएगा तो ये हो जाएगा। अब बात ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, एक्चुअली प्रेसिडेंसी में पहुंचे हैं, वो सबको रोक दिया। कोई बयानबाजी नहीं होगी, इमरान की कोई बात नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं वो उनको नहीं रोक सकते, वो करते हैं, मगर पार्टी की तरफ से हम हमारे पे छोड़ दे, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। वो थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बन गए हैं जी। और वो जो इंटरेस्ट है उनका ये ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब उनको डिलीवर कर सकते हैं देन एनीबडी एल्स, ये उनका ख्याल है। और उनको ये भी पता है कि इमरान खान तो पहले से भी गड़बड़ कर रहा था और इनको, और वो तो डिलीवर नहीं कर सकता, और ये भी कि ये जो हुकूमत है सिविलियन, इनके पास तो पावर ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है दे हैव एस्टैब्लिश्ड एन अंडरस्टैंडिंग राइट विद द एस्टैब्लिशमेंट। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है इट्स नॉट कि जी हमने जाके घुटने टेक दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी तकड़ी है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। एस्टैब्लिशमेंट को पता है, उन्होंने पता नहीं कितने प्रेसिडेंट्स को डील की है। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, दिल तो बहुत है कि मैं आपसे जानूं 27वीं आईनी तरमीम जिसका आपने कहा कि उसमें रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उसके लिए जो अभी जिनके लिए कड़ा वक्त है। उससे पहले 26वीं तरमीम आई थी तो तब भी आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि क्या हो सकता है और तब हुकूमत के लिए ऑल स्मूथ हो गया था। और अब 27वीं आईनी तरमीम ने क्योंकि पीटीआई के लिए कुछ आसान करना है, तो जी तो मेरा बहुत है कि मैं आपसे तफसील जानूं कि वो पैकेज क्या हो सकता है, रिलीफ पैकेज, लेकिन उसके लिए वक्त हमारे पास कम है। तो मैं ज़रा क्विकली चलूंगी उस सवाल की तरफ जो गुज़श्ता से रह गया कि इमरान खान साहब के 2 साहिबजादे वो अमेरिका के विजिट पर हैं। इससे पहले नॉन पॉलिटिकल रहे, उन्होंने कभी अपने ख्यालात को उस तरह से इजहार नहीं किया, लेकिन अब वो फुली एक्टिव हैं। पाकिस्तान उनका विजिट अनाउंस करती हैं अलीमा खानम साहिबा, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका जाते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान आते हुए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो कोई अच्छी खबर लाएंगे। ये वहां गए हैं देखने के लिए पानी, कितनी गर्म है पानी, कितना गहरा है पानी। अच्छा, अब इन्होंने सबसे पहली मीटिंग हुई है ग्रेनेल के साथ। ग्रेनेल वो साहब है जिनने सबसे पहले इमरान के हक में ट्वीट करनी शुरू की थी, और एक नहीं 2-3 ट्वीट्स की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा शट अप, और ये शट अप हो गया। अब बात यह है कि ये मिला है इनको, तस्वीर खींच ली, क्या इसने कोई उसके बाद बयान दिया है? उन्होंने सटल सा ट्वीट किया, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं ना, इजाजत नहीं। अच्छा। और ये लड़कों को भी उसने बता दिया होगा कि हमारी ये मजबूरी है, आप जाएं, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये कर देंगे कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
मगर इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, और हमारा मसले हैं हमारे लिए, तो उनको कुछ समझ आ जाएगी बात की। तो ये एक दो और लोगों को मिलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में जब जहाँ आएंगे तो क्या यहाँ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये यहाँ आएंगे, इनकी वो लोग इनको ले लेके फिरेंगे, मगर कोई खास अवामी जलसे शलसे कोई नहीं होंगे, और कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये एक दो बयान देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके। ये भी हो सकता है कि उनको शायद इजाजत भी दे दे मिलने की इमरान खान को, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप समझते हैं ना कि ये कोई लीड करेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, नो, बिल्कुल ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और जो कुछ होगा वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, ये भी आप कह रहे हैं? हाँ, अंडरस्टैंडिंग यही होगी, आ जाओ मगर गड़बड़ ना करना। ठीक, ठीक है। और 5 अगस्त के करीब ये मामला पीक पर आ सकता है इमरान खान साहब के साहबजादों के विजिट की वजह से भी, तो तहरीक किस नहज पे जाएगी इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। प्रोग्राम में हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, इब्तिदा में, प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैंने जैसे कि बताया कि केपी गवर्नमेंट की तरफ से एक एपीसी बुलाई गई जिसका केपी अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ही मुखातिब हुए और उन्होंने बात करते हुए एक ऐसी गुट तालिबान के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिससे फेडरल के साथ उनका टकराव दिखाई दिया, और वो टकराव इस तरह वाजे हो गया कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट करके उनकी बातों का जवाब दिया। जो तंज अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब या इसहाक डार साहब के ऊपर किए कि सूबाई हुकूमत के मामला वो नहीं चला सकते, मैं फैसले करूंगा, तो मोहसिन नकवी साहब ने फौरन जवाब दिया तुर्की ब तुर्की। ये पॉलिसी इख्तिलाफ तो बिल्कुल वाजे हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे वही होगा, गंडापुर साहब जो कहेंगे वो नहीं होगा। इसका ये नतीजा निकलेगा। गंडापुर साहब जो है ना, वो उन्हें प्रॉब्लम है तालिबान के साथ, और जो मोहसिन नकवी साहब ने जो इशारा किया है वो ये है कि आप तो पैसे देते हैं तालिबान को कि आपकी पुलिस फोर्सेस को अटैक ना करें, आप तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इसी वजह से मसला हल नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू फाइट। और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब वो गुड तालिबान बैड तालिबान खत्म हो चुका है उनके लिए। तो ये सिर्फ गंडापुर साहब तो वही बात कर रहे हैं। अब मसला क्या हुआ, ये गुड तालिबान बैड तालिबान फिर से एक दफा क्यों ये उभरा है जी? वो ऐसे हुआ कि जनरल फैज ने, इमरान खान ने जो उस वक्त फैसला किया था वो यही किया था, गुड तालिबान बैड तालिबान, और गुड तालिबान को इजाजत दे दी थी कि वो वापस आए और अपने फैमिलीज के साथ यहाँ रहें और अपने हथियार छोड़ दें। मगर उन्होंने कहा हम हथियार रखेंगे मगर हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो वो आए, अपनी फैमिलीज को लेके आ गए, फैमिली सेटल कर दी। मगर हम जैसे लोग उस वक्त भी तनकीद करते थे कि ये आपने गलत किया है, ये पॉलिसी गलत थी, क्योंकि ये किसी की बात नहीं मानेंगे, इवेंचुअली हथियार जब तक है इनके पास तो ये लड़ेंगे, ये आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। और वही हुआ, उन्होंने आके फिर यहाँ गड़बड़ करनी शुरू कर दी, और आते थे यहाँ कि हम अपनी फैमिलीज को मिलने आ रहे हैं, रहते थे वो अफगानिस्तान में, आते थे जाते थे। तो वो जो पॉलिसी थी वो गुड तालिबान वाली गवर्नमेंट की थी, वो फेल हो गई। अब गवर्नमेंट जो है अब तकड़ा, अब हार्ड लाइन ले रही है। अब गवर्नमेंट ने चाइना के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर भी मौकफ उनका थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है अफगान गवर्नमेंट का, और कुछ कामयाबी भी हुई है। इसलिए अब ये जो है गंडापुर साहब, इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे वहां, तो हम फिर खुद हमें अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है ये जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी को चेंज करके फेडरल फोर्स बना दिया गया, इसका भी यही मकसद है कि दे विल नाउ यूज इट प्रॉपरली एज अ फुल फेडरल आर्मी फोर्स अगेंस्ट तालिबान, ताकि ये जो एफसी वाला जो है ना कि जो प्रोविंशियल राइट्स भी हैं उनकी एंड सो, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, हर रोज कैजुअलिटीज हो रही हैं, और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वहां की गंडापुर कोई मदद नहीं कर रही, किसी किस्म की मदद नहीं कर रही। वो अपने आप को बचा के रखी हुई है, पैसे ले लो हमें ना अटैक करो, उधर फौज को अटैक करो, पुलिस को ना करो, हमें ना कुछ करो। ये गंडापुर की गेम है वहां कि मुझे ना डिस्टेबलाइज करो, लो पैसे ले लो। तो दिस इज व्हाट मोहसिन नकवी इज सेइंग कि तू तो पैसे देना होते अपने बचाव वास्ते, तो तू कौन होना कहने वाला, तो जो हम कह रहे हैं हम करेंगे अब। तो आई थिंक इस किस्म की बात चल रही है, और वो गंडापुर ये पैगाम दे रहा है और तालिबान को
कि जी मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरी बात सुनी नहीं जा रही। ये है सारी गेम। और ऐसे में केपीसी बुलाना, केपी गवर्नमेंट का टेररिज्म से मुतालिक, और उस पर सारी केपी की अपोजिशन का बायकॉट कर देना कि सूबाई हुकूमत तो पहले ही फैसले कर चुकी है, उसके बाद उस एपीसी में जो फैसले किए गए इसकी क्या हैसियत रह जाती है जब आपकी अपोजिशन? कोई हैसियत नहीं। ओके, कोई हैसियत नहीं, मीन नथिंग। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मोहसिन नकवी आमतौर पे कोई खास ट्वीट शीट नहीं करते पॉलिसी थिंग्स जी। वो कभी नहीं करते पॉलिसी के ऊपर। वो बिकॉज ही फॉलोज ऑर्डर्स फ्रॉम अबव और अंडर, और वो आके इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये तो बिल्कुल उसको कहा गया है कि आप ट्वीट करें, ये कहें आप गंडापुर को। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। तो इसलिए इसको डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। इस ट्वीट के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और इट्स अ मैसेज फॉर गंडापुर। वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब तो उनको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी आपको बहुत प्यारा होगा, आपकी नज़र में कोई बहुत बड़ी चीज़ होगा, लेकिन वो मेरे सूबे के मामलात को नहीं जानता। इसका मतलब है कि वो 1-on-1 मीटिंग का कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के मेरे से बात करें इंस्टेड ऑफ मोहसिन नकवी साहब के हाथ में फैसले देना रिलेटेड टू केपी, क्योंकि अभी वो विजिट भी करके आए हैं काबुल का मोहसिन नकवी साहब। नहीं, वो देखे ना, मैं आपको बताता हूँ काबुल में क्या हुआ है। गंडापुर साहब के साथ तो बराह रास्त में है ना, वहाँ लोकल कोर कमांडर से कॉन्स्टेंटली गंडापुर साहब के बातचीत चलती रहती। मगर गंडापुर ने पब्लिकली भी तो कुछ कहना ना यार, वो मतलब चुप करके तो नहीं बैठ सकता ना। अच्छा। अब उसको पता है कि एक्शन हो रहा है और प्लानिंग हो रही है एक्शन अगेंस्ट तालिबान, जो कि वहाँ पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो अपने आप को डरा हुआ है ना कि कि उनके ऊपर ना अटैक आ जाए फ्रॉम द तालिबान, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। मैं आपको बताऊं, वहाँ जो अफगानिस्तान में जो बात हुई है, अफगानिस्तान में 2 बातें हुई हैं जी। एक, मोहसिन नकवी साहब ने यही तालिबान वाली बात की है, और वहाँ पहले चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ी बहुत नरमी है दिखाई दी जा रही है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसका ये मतलब है। अच्छा। और दूसरी बात जो मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ की है वो यही कही है कि आप क्रिकेट के ऊपर आप अपनी अफगानिस्तान की जो टीम है उनको आप हदायत करें कि वो इंडिया के साथ सारा वक्त ना खड़े हों, हमारा साथ दें और एसीसी में। ओके। क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो सारा वक्त इंडिया के साथ खड़ी रहती है। मैंने आपको कहा था कि 2-3 बड़े क्रिटिकल एरियाज हैं। एक ये है कि बांग्लादेश अपने साथ लें, अफगानिस्तान को अपने साथ लें जी। और इन्होंने जाके वहां बात की है, और इसीलिए अब आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ी सी कामयाबी हासिल हुई है कि अफगानिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है, बांग्लादेश इनके साथ खड़ा है, जिसकी वजह से इंडिया को भी थोड़ा सा सोचना पड़ा है कि यार ये तो काफी लोग इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो गए। मैंने आपसे कहा था 2 क्रिटिकल एरियाज है, एक श्रीलंका और एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इन्होंने तोड़ लिया है। अफगानिस्तान विल सपोर्ट मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान इन दी एसीसी, ये मैं आपको बता दूं। मगर ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। अफगानिस्तान को क्रिकेट टीम को बहुत सी सहूलतें दी हुई है बीसीसीआई ने और इंडिया ने, तो वो वक्त लगेगा, बट आई थिंक इसके ऊपर अफगानिस्तान विल स्टैंड विद इंडिया, विद पाकिस्तान। ऑलराइट, ठीक है। तो सरे आईना क्या है, सामने क्या नज़र आता है, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, आपने सिट साहब के एनालिसिस से जाना। सवाल हो आपके जहन में, इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।